आरिफ अलवी ने आर्मी सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत किए या नहीं? क्या निगरान हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकेगी या नहीं? चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? इस बारे में सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान ने वॉइस न्यूज से खसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। नादरीन, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ऊपर से महंगाई का जो ये तूफ़ान है, ये शायद अवाम की कमर तोड़ के रख देगा। मुख्तलिफ कानून पास होते हैं, मुख्तलिफ लाज पास होते हैं, लेकिन फिर उसको पशे पुश डाल दिया जाता है। अभी एक सबसे बड़ा मसला तो ये हो रहा है कि प्रेसिडेंट हाउस से, बल्कि प्रेसिडेंट की एक ट्वीट आती है जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट का जो कानून है उसके ऊपर उन्होंने साइन नहीं किए। तो ये कल से एक सूरत हाल चली आ रही है और इसी पे जो है मुख्तलिफ राय भी दी जा रही हैं और अभी शायद ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए। ऐसे और बहुत सारे जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। आज हमारे साथ सेनेटर हुमायूं खान मौजूद हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है और बहुत पुराने वर्कर हैं पीटीआई से। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जो लॉ अभी पास होने जा रहा है, ये बल्कि पास हो गया, अदालत ने अभी एक अदालत भी मुख्तस हो गई है जिसके मुताबिक उन्होंने आर्मी एक्ट पे जो फैसले आने वो उन्होंने देने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने ये वाकई में साइन किया था या उनके जो अमला है उसका मसला है या फिर कोई और चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि जैसे आप हैं वैसे मैं, हमें कल पता चला एक ट्वीट से कि जिसमें प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि मैंने इसको साइन नहीं किया। अब प्रेसिडेंट साहब को ट्वीट क्यों करनी पड़ी? अगर मैं अपने आप को प्रेसिडेंट साहब की जगह पर डालता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैंने लेट्स से मैं इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ का चेयरमैन हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, जब कोई इशू आता है तो मैं अपने जो स्टाफ ऑफिसर है उसको मैं कहता हूँ कि यार इसको ये कर दो और भिजवा दो। या जब कोई कमेटी मीटिंग होती है तो उसमें मैं जो सेक्रेटरी कमेटी है उनको या जो डायरेक्टर स्टाफ है उनको मैं कहता हूँ यार इसको ये कर लेना, और ऑन माई बिहाफ वो करते। तो वो लिखते वो हैं, भेजते वो हैं, साइन वो करते, कहाँ मैंने होता है। उसमें से जो स्टैंडिंग जो कमेटी मीटिंग्स होती हैं, जो उसके ऊपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग होती है, उसमें मेरे सिग्नेचर होते हैं। लेकिन जो मेरे पास लेटर आता है और उसका मैंने जवाब देना होता है, मैं उनको मफहूम बताता हूँ, वो ऑन माई बिहाफ भिजवा देते होते हैं। नॉर्मली मैं उनको साइन नहीं करता होता। तो अगर मैं उसको सामने रखते हुए मैं ये देखूं, मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट हाउस में क्या है, मैं मतलब मुझे उसका सिस्टम का नहीं पता। तो उसमें बिल आया होगा, प्रेसिडेंट साहब के पास बिल आया होगा। और ये मैं बात इसलिए आपको बता सकता हूँ कि 9 तारीख को मैंने प्रेसिडेंट साहब को एक मैसेज भेजा था। मैंने भेजा था कि जो 25-30 के करीब जो यूनिवर्सिटी के बिल थे ना, वो पास हुए थे बगैर कुछ पढ़े लिखे। और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर इवन शायद खाकान अब्बासी ने भी कहा हुआ है कि लोगों ने 15 से 25 करोड़ रुपए लिए, और किसी ने पैसे लिए, किसी ने यूनिवर्सिटी के अंदर शेयर्स लिए हैं। तो उसमें उस दिन मैंने तकरीर भी की थी और मैंने कहा था कि आप लोग ये यूनिवर्सिटीज़ को पास कर रहे हो, इनकी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी नहीं है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसमें जब डॉक्यूमेंटेशन पूरी है ना, तो आप अपने बच्चे नहीं भेजोगे तो आम लोगों के बच्चे क्यों भेजना चाहते हो? ऐसी यूनिवर्सिटीज क्यों बनाना चाहते हो कि जो कल को अगर ना चले और फर्ज करें मैं उससे पढ़ के निकलूं और मुझे डिग्री मिले, कल को वो डिग्री जब 15 साल बाद 20 साल बाद वेरीफाई नहीं होगी तो वो बेचारा जिसने मेहनत से पढ़ा था उसके ऊपर ये आ जाएगा कि इसने जाली डिग्री ली है। तो ये जाली डिग्रियों का एक बहुत बड़ा मसला मेरे दिमाग में ये है कि इस वजह से भी है कि जो यूनिवर्सिटी जिनसे उन्होंने पढ़ा है वो यूनिवर्सिटी आज एग्जिस्ट नहीं करती। वो, या अगर एग्जिस्ट करती है तो वो पेपर पे एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे लोग नहीं है जो उसको वेरीफाई कर सके। तो इस किस्म की चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम। तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को मैसेज किया, मैंने कहा कि सर, जो वहाँ पे मिनिस्टर एजुकेशन थे उन्होंने कहा था 2-3 के अलावा बाकी सारी की सारी जो है ना वो उन्होंने अपने नहीं किया हुआ, तो आप प्लीज़ इन बिलों को ना करें। और इसके साथ 2-3 बिल जो बड़े इंपॉर्टेंट बिल हैं वो भी सही तरीके से बगैर डिस्कशन के पास किए गए, तो आप उनको भी देख लेना, ज़रा डिटेल कर लेना। तो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे फ़ोन भी किया था, बल्कि उसमें एक मजाकन बात ये हुई थी कि उन्होंने मुझे पहले फ़ोन किया कोई 11 बजे, 11:30, मैं सर्जी में था तो मैंने ऑब्वियसली नहीं उठाया। उसके बाद मैं कोई 1:30 बजे के करीब उन्होंने दोबारा फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन उठा लिया।
तो उस वक्त तक निगरान वजीर आज़म का इंतखाब हो गया था। तो मैंने कहा, ये 12 तारीख की बात है शायद, तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं तो इंतजार कर रहा था, आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे निगरान, तो आपने तो बनाया ही नहीं। कहते यार वो 2 घंटे पहले फ़ोन मैंने इसलिए किया था कि तुम्हें बनाना था, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने उसको बना दिया। तो इट वाज अ लाइट थिंग। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ही डिस्कस्ड विद मी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, एंड देन ही सेड चलो मैं देखता हूँ इन चीज़ों को। मैंने कहा आप इलेक्शन, ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उनसे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कर ले, और बाकी उन्होंने खुद वो करना था। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या उन्होंने एक अपने स्टाफ को कहा था कि जी आप ये वापस भिजवा दो, उनके बिहाफ पे उनका जो अमला होता है या जो उनका सेक्रेटरी होता है या जो भी होता है उसने ये भेजा था, या उनको फिजिकली साइन करना होता है, मुझे उस सिस्टम का नहीं पता। लेकिन यहाँ तक ये हो सकता है कि वो वापस भेज देते कि इस पे नज़रसानी करो। अगर पूरा बिल है तो नज़रसानी पूरा बिल आ जाता है। अगर वो एक आध पॉइंट के ऊपर होंगे तो वो उसे एक आध पॉइंट का मेंशन करेंगे। अच्छा, तरीका ये होता है कि जब पहली बार बिल पास हुआ है तो वो उसको वापस भेज देते। अब यहाँ पे गवर्नमेंट अगर उनकी बात मानती है और वो कहती है कि ठीक है हमने इस चीज़ को दोबारा डिस्कस करना है, तो वो गवर्नमेंट की मर्जी है, वो कमेटियों में रेफर करते हैं या उसको हाउस में डायरेक्ट वो कर लेते हैं और फिर पास कर ले। उस पर अगर दोबारा इतराज़ हो तो वो वापस भेजते हैं। लेकिन थर्ड टाइम में तो प्रेसिडेंट के पास फिर जाते नहीं, ऑटोमेटिक बिल हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम में ये हो जाता है कि वो उसमें अगर वो भेज दें वापस एतराज लगा के, तो फिर इट हैज़ टू गो बैक। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई मसला है कि ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक सेकंड टाइम में होता है कि अगर सेकंड टाइम में जब बिल वापस आता है उनके पास, जब जो जॉइंट सेशन होता है उससे पास होकर आए, तो फिर उसमें 10 दिन के जो 75 आर्टिकल 75 का वो रेफरेंस दे रहे उसका वो होता है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो फर्स्ट टाइम है उसमें जब ये रेफर कर देते बैक, तो उसमें ये मसला नहीं होगा। उसमें इसको अभी बिल की सूरत में ही रहेगा, ये अभी लॉ नहीं बनेगा। सर ज्वाइंट सेशन तो अभी हो नहीं सकता, इसका मतलब अब वाली बात ठीक है कि ये जो है ना वो लॉ नहीं बन सकता। हम दूसरी तरफ आते हैं सर, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 200 से ज़्यादा केसेस हैं और अभी शायद ये भी एफआईआर उनके ऊपर दर्ज होगी और इसी में भी अभी वो बंद है। तो अदालत एक तरफ कहती है कि उनकी क्लास बेहतर की जाए, सी क्लास से भी दी जाए, वकला को फैमिली को मिलने की इजाज़त दी जाए, अंदर अमला उनसे नहीं मिलने देता और उसके बाद फिर मज़ीद केसेस जारी रहते हैं। हुकूमत ख़त्म हो गई है, सारा सिलसिला ख़त्म हो गया, तो अब कौन है इस सारे मामले के पीछे जो इनको लेके चल रहा है? और पीटीआई के जो वर्कर हैं उनके ऊपर भी जो केसेस अभी फिर किए जा रहे हैं, तो कौन हो सकता है? देखिए, जो मुझे अंदाज़ा ये है कि चूंकि जो पहली हुकूमत थी पीडीएम की, उन्होंने ये सारा का सारा जो है ना ये पॉलिटिकल विच हंट के लिहाज से, और उनको पता था कि जब तक वो इमरान खान को बंद ना कर लें या एलिमिनेट ना कर लें या इक्वेशन से माइनस ना कर लें, उनके लिए जीतना मुश्किल है। अच्छा, उनका ये ख्याल था कि ये जब अंदर हो जाएगा तो ये हो जाएगा या फलाना, तो उनके सारे अंदाजे गलत निकले। वो हर दफ़ा जो भी वो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ पहले से बेहतर हो रहा है। अच्छा, उनका ये ख्याल था कि इसको, जैसे उनके अपने लीडर्स थे कि वो सारे बाहर भाग गए, तो इसको जो ही अंदर करेंगे ये कहेगा मुझे बाहर निकालो और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इसने ऑन द कॉन्ट्री कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ रहता हूँ, आप एक दिन की बजाय मेरे ऊपर 1000 दिन मुझे रखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन मैं उसूल पे सौदाबाजी नहीं करूँगा, मैं इस कौम के लिए ग़ुलामी नहीं ख़रीदूँगा और अपने आप को बचाने के लिए। तो वहाँ पे उनका, अब चूँकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो बेसिकली पीडीएम की चुने हुए लोग हैं, तो उनको चुन के इन्होंने कहा यही होगा कि भाई मैं उन लोगों को करते हैं जो हमारी पॉलिसी की कंटिन्यूटी करेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ अटक जेल पंजाब के अंडर है, पंजाब के अंदर जो हुकूमत है वो ये सब कुछ कर रही है। वो तो ड्यूरिंग इस टेन्योर में पिछले, देखिए वो आए हुए हैं तकरीबन जनवरी से आए हुए हैं। एक तो ऑलरेडी उनका जो है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं ख्याल में मार्च के बाद दे वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल,
ठीक है, क्योंकि 90 दिन गुजार लिए। अब वो सारे वही काम कर रहे हैं जो गलत थे, उस दौरान में भी वो सारे वो काम कर रहे थे जो गलत था। तो मेरा ये ख्याल है कि ये उन्हीं के बगल बच्चे हैं, उन्हीं के वो हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं की चीज़ें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट प्रॉक्सी वॉर जो कि पीटीएम चल रही है, या प्रॉक्सी डिसीजंस हैं हो पीडीएम वाले कर रहे हैं। अब वो अपने आप को बीच में से निकालना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली कर वो ही रहे हैं। सर दूसरा एक ये है कि अभी पार्टी भी मतलब एक तरह की टूट गई, काफ़ी लोग उससे अलग हो गया, नई पार्टियां बना ली, वर्कर को भी पकड़ा गया, उसके बाद फिर ये है कि अवाम को भी डरा दिया गया। और अब मामला ये हैं कि पीटीआई के जो वकला हैं उनके भी आपस में मामला बन रहे हैं, वो भी एक दूसरे के साथ शायद लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ ट्वीट होती हैं। तो अब क्या कहेंगे, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको आपकी पार्टी का कि नेक्स्ट इलेक्शन में कोई जगह बनेगी इनकी? देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी जगह पे, किसी भी घर में 2-3 भाई होते हैं, उनके दरमियान में भी बाज़ इख्तलाफात होते हैं। इख्तलाफात होना एक बात है, पार्टी के साथ मुखलिस होना दूसरी बात है। मैं आपके साथ इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल पार्टी के साथ इख्तलाफ नहीं कर रहा। अच्छा, अब आपने कहा कि जो मुख्तलिफ लोग छोड़ कर चलेंगे, डिवाइड, पार्टी टूटी नहीं है। पार्टी के अंदर इस तरह होता है, जब आप एक्सपैंड कर रहे होते हैं ना, जब पार्टी एक्सपैंड करती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 31 अक्टूबर 2011 के बाद एकदम एक्सपैंड किया, लोगों को एक ऑल्टरनेटिव, वायबल ऑल्टरनेटिव नज़र आया, तो लोग जो बाकी हर जगह से डिसग्रंटल थे, उनसे नाखुश थे, उनकी पिछले 30-40 साल की वो खाओ पियो पॉलिसी से तंग आए हुए थे, और इन लोगों ने मुल्क का सत्यानाश किया हुआ था, तो उनके लिए एक वायबल ऑप्शन था पीटीआई, तो वो पीटीआई में आ गया था। अच्छा, जब पीटीआई ने ग्रो करना शुरू किया, तो उसमें एक क्लास होती है जो आपको पता है, जिसको हम फसली बटेरे कहते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग भी वो समझे कि यार पास्चर इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, तो वो भी पीटीआई में शामिल होने के लिए आ गए। वो नजरियाती लोग नहीं थे, वो बेसिकली मफाद परस्त लोग थे, लेकिन आगे कोई मसला नहीं है। उनमें से कुछ लोगों ने, जैसे एक आध थे जिन्होंने अपनी उस वक्त इलेक्टेड थे, उन्होंने रिज़ाइन दिया, पीटीआई में शामिल होकर आ गए थे। बाज़ लोग किसी इसी तरह ही सारे होकर आ गए थे। अब वहाँ पीटीआई जब बड़ी हुई तो ये, लेकिन जब चूंकि ये वो लोग थे जो नजरियाती नहीं थे, तो जो ही सख्त टाइम आया, ये लोग सबसे पहले उड़कर चले गए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे थे, हर जगह पे होते हैं, बाज़ ज़रा कमज़ोर नज़र वाले होते हैं, बाज़ ज़रा स्ट्रॉन्ग बिलीव वाले होते हैं। तो जो कमज़ोर थे, जो वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, वो भी चले गए बीच में से। अच्छा, उनमें से बाज़ लोगों की जेन्युइन रीजंस थी कि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, और वो जिस किस्म का प्रेशर डाल रहे थे, तो वो शायद उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टी को तो छोड़ दिया। देखिए, जब आपके 10 साल के बच्चे पे, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मलिका बुखारी, उसने बताया था कि जब उसके बेटे को, जो कि 12-13 साल का है, जब उसके रेफरेंस से लोग कुछ कहेंगे, तो आप माँ हैं, तो आप सबसे पहले अपने बच्चे का ज़रूर सोचेंगे। तो इस किस्म के, और इसी तरीके से वो शीरी मज़ारी थी। तो जब इस किस्म के प्रेशर आए, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने स्टेप बैक किया, लेकिन इन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, ये पीटीआई के आज भी मेंबर, हाँ, जिन लोगों ने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है, मेरा उनसे यहाँ पे एक उसूली इख्तिलाफ हो जाएगा कि उन लोगों ने अपना नज़रिया बदल दिया है। मतलब आपने एक और पार्टी ज्वाइन कर लिया ना, तो अब आपका नज़रिया बदल गया है। ठीक है, सो वो अलग हो गए। तो क्या पीटीआई नहीं, पीटीआई ने एक वक्त में जिसको हम कहते हैं परचेज, या जिसको हम कहते हैं कि कुंदन होना, तो उसमें से ये जो क्या कह सकते हैं, जो नकली चीज़ें होती है ना, वो बीच में से निकल जाती हैं। जो असली सोना होता है ना, वो आग के बाद ही पकता है। 2018 में जब इलेक्शन होता है, उससे पहले धड़ाधड़ लोग शामिल हो रहे होते हैं, और खान साहब उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, गो के वो जीत जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ पार्टियों के ऐसे ही लोटे ही होते हैं। और अभी वही नुकसान शायद पीटीआई को सबसे ज़्यादा हुआ। तो क्या वो उस टाइम या अभी ये ख्याल नहीं रखना चाहिए कि जो नजरियाती हैं उनको आप टिकट दें, या उनका ही ख्याल रखें? जो मुझे अंदाज़ा है, जो पंजाब में उन्होंने सीटें दी थी, उनमें से
80% लोग जिनको टिकट मिले थे अभी जो पिछले दिनों जब पंजाब की उसके लिए क्या था या केपी के लिए जो कर रहे थे, मैंने पंजाब के लिए हुआ था, उसमें से 80% लोग अभी तक पीटीआई के साथ हैं। जिनको टिकट इशू कर दिया गया था 80% लोग पीटीआई के साथ अभी भी बैठे हुए हैं। 20% चले गए, लेकिन ये 20% मेनली वो थे कि जो अच्छे थे, इलेक्टेबल्स थे, लेकिन वो चेंज ओवर होकर आए थे तो वो चले गए, कोई मसला नहीं। आपके 80% उधर ही है, 20% नए टिकट दे देंगे, नए टिकट दे देंगे। जैसे आपने केपी में देखा है कि अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, उसमें एक आम सा कारकुन, मतलब कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, एज अपोज टू जो उसके खिलाफ जो बड़ा कैंडिडेट था जेयूआई का था, जो कि मौलाना साहब का रिलेशन है, वो गवर्नर का डायरेक्ट रिलेशंस है और वो स्ट्रॉन्ग होल्ड था जेयूआई का। वहां से 7,000 वोट से, अच्छा नॉर्मली आप देखें कि जितने वोट्स हुए इतने आपके प्रोविंशियल असेंबली में इतने वोट्स पड़ते हैं, तो आप देखिए 7,000 वोट से उस एक आम से बंदे ने जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो जीत गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। पीटीआई में मेरे समेत बहुत सारे लोग जो कि जैसे मुराद सईद है, जैसे बाकी लोग हैं, अली मोहम्मद है, शहरियार अफरीदी है, असद कैसर है, ये सारे लोग, कासिम सूरी वगैरह, ये सारे वो लोग हैं कि इनकी अपनी ज़ात की हैसियत से ये शायद कभी जीत ना सकते, लेकिन पीटीआई के नाम की वजह से ये जीत गए। हम देखें 1970s के बाद आज भी वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो के नाम पे ले रही है। अपनी कारकर्दगी पे इन्होंने आज तक वोट नहीं लिया। अगर मैं भुट्टो के नाम को माइनस कर देता हूं, इनका वजूद ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आज देखता हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अच्छा अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 से 3.5 साल में, देखिए 3.5 साल में आप देखें इन्होंने, पीटीआई ने 3 बजट वो किए और चौथा बजट 2022 में आया, ठीक है। अगर हम इनकी सर्वेस को देखते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वेस था, उसमें आप देखें तो इन 4 में से 2 वो थे कि जिसके अंदर पीटीआई ने 6 जीडीपी को टच किया है। किसी और हुकूमत ने आज तक 5 सालों में या 4 सालों में या किसी वक्त में 6 जीडीपी को 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स नहीं टच किया। आपके एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा, आपके मतलब रेमिटेंस सबसे ज़्यादा, आपकी हर लिहाज से तरक्की, आपका जो ओवरऑल जिसको हम कहते हैं कि लोगों की जो बाइंग पावर होती है या उनका पर कैपिटा इनकम होती है, वो इसमें बड़ा था। आपके एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ गए थे। ओवरऑल आप फैसलाबाद में देखें कि आपके पास स्किल्ड वर्कर की कमी पड़ गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें, बूम कर रही थी, हर चीज़ थी। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये सिवाय झूठ के और कोई बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस दौरान में, इसके बावजूद कि 2020 और 21 में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सही फैसलों की वजह से, जो कि इमरान खान के विजन के लिहाज से, कि पूरी दुनिया कह रही थी कि आप कंप्लीट लॉकडाउन करो, उसे नहीं, उन्होंने कहा था आप स्मार्ट लॉकडाउन करो। उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं बैठी और दुनिया ने फिर तस्लीम किया कि इनके स्मार्ट लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट ने पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाई और पाकिस्तान को जो मजदूर तबका डेली वेजेस वाला है वो सारे बच गए। तो इससे बड़ा, उन सब चीजों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2021 और 22 में 6 जीडीपी को टच किया है। इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है। अच्छा, अब इनको लेकर आए थे, जब ये आए हैं कॉन्स्पिरेसी या जो भी कर ले, ये आए थे कि चीज को ठीक करें। इन्होंने 16 महीनों में चीज का सत्यानाश मार दिया। मतलब आप देखें 6.1 जीडीपी से 0.28 जीडीपी पे चले गए, 5.71 जीडीपी का इन्होंने लॉस किया है, इतना वो किया है। तो इन यहीं से कोई शुरू करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन प्रोग्राम का, सॉरी थोड़ा वक्त खत्म हो रहा है, तो उसमें सर ये कि इस 16 मंथ में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया गया और आवाम को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ,
चीज़ें जितनी महंगी हुई हैं शायद मुल्क की तारीख में नहीं हुई। तो क्या इस कारकर्दगी का थोड़ा सा मुझे बता दें, और अब होगा क्या इस अवाम के साथ? अवाम देख रही है केयर टेकर हुकूमत की जानब, तो अवाम के साथ क्या होगा सर? देखिए, जैसे आपने कहा है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जे ले लिए, इन्होंने सबसे ज़्यादा मईशत का सत्यानाश कर लिया है, इन्होंने वो पहिया जो बड़ी स्पीड से चल रहा था, वो इकोनॉमी जिसके ऊपर वर्ल्ड बैंक, IMF, सारे फाइनेंशियल इदारे दुनिया के, मोदीज वगैरह सब ये कह रहे थे कि ये सस्टेनेबल इकोनॉमी चल रही है। आप 2 साल मुतवातर 6 GDP को टच कर रहे हो, और आपके जो देखिए हर बजट से पहले आपके अहदाफ होते हैं कि यार मैंने इतना अचीव करना है, इतना टैक्स लेना है, इतना ये करना है, ये करना है। आप अपने सारे टारगेट्स 9 महीने 10 महीनों के अंदर अंदर अचीव कर रहे हो। सो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस जो मैंने रखी थी उससे बेहतर कर रहा हूँ। ये सिंपल सी बात है, इसके कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल विजिट की ज़रूरत नहीं है। ये आम सी बात है कि मैं कहूँ कि यार मैंने 1 महीने में 50,000 रुपये जमा करने और मैं 20वें दिन 50,000 रुपये जमा कर लूं, तो मैंने अपना काम कारकर्दगी अच्छी की है या बुरी की है? अच्छी की है ना। तो इसका मतलब है मेरे पास 10 दिन में अगर मैं कुछ और जमा कर लेता हूं तो मेरे फाइनेंस से ज्यादा जो मैंने टारगेट किया था। IMF क्या कहता है? वो कहता है कि आपका जो टारगेट है वो अचीव कर लो। अच्छा, जब मैंने अचीव कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगली चीज मैं अपने गरीबों के लिए क्या कर सकता हूँ कि IMF ने मुझे कहा था कि तुमने 10 रुपए कमाने हैं, ये करना ये करना। मैंने वो 10 रुपए मैंने पहले 10 महीनों में कमा लिया, तो आखिरी या 9 महीनों में कमा, आखिरी 3 महीनों में मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ यार आखिरी 3 महीनों की जो कमाई है उसको मैं डाल देता हूँ अवाम को रिलीफ देने के लिए। तो वो मैंने सब्सिडी डाल दी पेट्रोल पे। जब आप पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी डालते हैं आपकी सारी चीजें सस्ती होती हैं। जब आप बिजली के ऊपर करते हैं आपका ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल हर चीज उससे रिलेटेड है। आपके बिल्स उसकी वजह से कम होते हैं, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। तो उन चीजों की वजह से आपने उनको बूस्ट करने की कोशिश की थी। अगर ये लोग मार्च में ये घनौना जुर्म इस अवाम के साथ ना करते, PTI की इस हुकूमत के खिलाफ साजिश करके बाहर के लोगों की मदद लेके ये तख्ता ना उल्टाते, लोगों को उनके जेबों में हराम का पैसा डाल के उनको अपने साथ मिला के ये लोग अपने वोट पूरे ना करते, तो आज पाकिस्तान के तो 2023 का बजट जो होता ना उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ कम से कम 6.7 से लेके तो 7.5 के दरमियान में होती। ये सब लोगों की प्रेडिक्शन इस लिहाज से थी कि इतना जरूर चला जाता। इन लोगों ने बहुत बड़ा जुल्म किया। अब होना क्या चाहिए? क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट का ये काम ही नहीं है कि ये करें। अगर हम लोगों ने जो बिल पास किए, जो PDM ने बिल पास करवाए हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम लोग जो इलेक्शन एक्ट में जो आर्टिकल 230 का 1 और 2 जो किया था उसको 2B को चेंज करने की कोशिश की थी, उसमें अगर कोई बायलैटरल, ये इन्होंने कहा था कि सितंबर अक्टूबर में आ रहे हैं, तो आप उसको जरूर इनको एम्पावर करते कि आप ये वाले चीजें जरूर कर लेते, लेकिन उसको 1 टाइम रहने देते, उसकी खुली छुट्टी ना देते। अब हुआ क्या है? अब जो फाइनेंसेस, एक जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, जो अनइलेक्टेड होती है, उनको लोन चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं चलाने के लिए, और एक आपका सिस्टम जनरेट करता है जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपका FBR है, जो आपके कस्टम्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ से होती है, और बाकी तो सारी चीज़ें इज नथिंग बट एडमिनिस्ट्रेशन ना। इनको आपने इख्तियार दे दिया कि ये बायलैटरल मल्टीलैटरल जो उस किस्म के वो लोन्स ले सकते हैं, IMF से ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, एशियन बैंक से ले सकते हैं। अब आपने जब वो इख्तियार दे दिया और बाकी चीज़ ये खुद कर सकते हैं, तो उनको अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है। अब अनइलेक्टेड लोगों को इलेक्टेड लोगों की जरूरत नहीं है। आपने अपने हाथ पैर काट के उनके हवाले कर दिए, अब आप बैठ के भीख मांगो। तो ये इन लोग ने, अच्छा इसका अब क्या चीज है? ये जो इलेक्शन कमीशन ने भी बीच में आ गया है वो करके, जो इन लोगों ने एक और गलती की है वो ये की है कि CCI में जो बात हुई थी उसमें 2 अनइलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, जिसको उसूलन मार्च में इलेक्शंस हो के इलेक्टेड होना चाहिए था। इन्होंने वहाँ पे आइन को बिल्कुल तबाह कर दिया है, और वो सारी कैबिनेट इस वक्त आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आती है।
अवाम को क्या करना चाहिए? क्या अवाम को इस जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसके ऊपर रिलाई करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अवाम को ये चाहिए कि वो अपनी तकदीर बदलने के लिए प्रोएक्टिव हो जाए, वो डिमांड करें कि यार ये इलेक्शंस को 90 डेज से आगे जाना नहीं चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका काम पॉलिटिकल एक्टिवेशन है या जो इलेक्शन के ऊपर बिलीव करते हैं, उनको चाहिए कि वो अभी आगे आए, उन्होंने जो गलतियां की हैं उसको ख़त्म करने के लिए वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जोर डालें कि ये इलेक्शन आप 90 डेज के अंदर ही करें। और ये जो प्रोसेस है ऑफ दी जो इलेक्शन के लिहाज से जो क्या कहते हैं उसे डीलिमिटेशन की, देखिए डीलिमिटेशन आइन की ज़रूरत नहीं है। 51(5) के लिहाज से आइन की ज़रूरत है कि अगर आप सीटें बदल रहे हैं, जब आप सीटें नहीं बदल रहे हैं तो फिर डीलिमिटेशन का आइन में कोई तकाजा नहीं है। तो उस लिहाज से ये सिर्फ एक लॉ है, तो आप लॉ की वजह से आइन को नहीं बदल सकते, या लॉ की वजह से आप आइन को पसे पर्दा नहीं डाल सकते। तो उसूलन 90 डेज के अंदर अंदर करें। और ये जो कहते हैं ना डीलिमिटेशन के भाई 40 डेज है, वो मैक्सिमम 4 महीने हैं। इसको आप समेट कर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करें, इसको 5-10 दिनों के अंदर करें। और मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अगर कहीं ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और बाज़ इलाकों में जहाँ पे आपके वोट्स कम ज़्यादा हो गए हैं, आप उसको फ़िलहाल जाने दें, उसको कोर्ट्स के अंदर ना लेकर जाएं। और इवन कोर्ट्स के ऊपर भी ये होना चाहिए कि कोर्ट्स ये करें कि 90 डेज़ के अंदर आइन को पासदारी दे। अगर हमारे कोर्ट्स भी आइन की पासदारी नहीं दे रहे, हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी आइन को पासदारी नहीं दे रहे हैं, तो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट और ये जो इलेक्शन कमीशन वगैरह ये कहाँ से देंगे? तो ये अवाम ने खुद निकल के और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अब खुद निकल के इस गलत चीज़ को जो पीटीआई के बुग़्ज़ में उनसे गलतियाँ हो गई हैं उनको रेक्टिफाई करना है। नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी बातें सुनी, बल्कि आपने जितने भी तजज़िये सुन लें, जिस मर्जी पार्टी के सुन लें, अगर वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है तो वो सबसे पहला मुतालबा यही है कि इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर करवाया जाए। इलेक्शन होंगे, अवाम जिस पार्टी को सिलेक्ट करेगी वो इस मुल्क की तकदीर को बेहतर करेगी। जी।